हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमने केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इनके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी ऑक्टेट थ्योरी के बारे में कि ऑक्टेट थ्योरी क्या है, ड्यूप्लेट थ्योरी क्या है। ठीक है। फिर हम पढ़ रहे थे बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनके बारे में बात की थी। तो जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक बार उसे रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है एक बार आप देख लीजिए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ठीक है, लुईस कोसेल्स थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ल्यूविस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। फिर हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज क्या है, कैसे हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं उनके बारे में हमने बात की। फिर इसके अलावा बच्चों हमने आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है। फिर हमने बात की था बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है लैटिस एंथैल्पी, कि लैटिस एंथैल्पी क्या है। ठीक है। चलिए, यानी कि लैटिस एंथैल्पी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, आपको याद होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, यानी कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट में जो एनर्जी चाहिए वही क्या है, हमारी लैटिस एनर्जी। फिर बात की थी हमने बॉन्ड पैरामीटर्स की, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ क्या है। ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। फिर हमने बॉन्ड एंगल के बारे में बात की थी। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, या हम कहें डायरेक्टली, सॉरी, जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। फिर हमने बॉन्ड एंथैल्पी की बात की थी, इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वही क्या हो जाएगी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी यानी कि वो एक वीक बॉन्ड होगा, है ना, स्ट्रेंथ कम है तो वीक बॉन्ड होगा। तो स्ट्रेंथ कम होगी अगर, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी कम देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने बात की थी बॉन्ड ऑर्डर की। ठीक है। तो यानी कि कोई जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं वही क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है। तो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। जैसे हमने देखा था H2 है तो सिंगल बॉन्ड है एच एच के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। जैसे कि O2 है, ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। जैसे कि N2 है तो नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ठीक है। फिर हमने बात की थी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं उनके पास। ठीक है। जिनका इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर हैं, तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी आइडेंटिकल होता है। ठीक है। चलिए, फिर हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब क्यों जरूरी होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, इसके बारे में भी बात कर ली। ठीक है। चलिए, फिर ओजोन मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिया था कि कैसे कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसको भी अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, तो हमने ओजोन मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनेगा, ये देख लिया था। फिर हमने बात की थी कि अगर रेजोनेंस जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ को देखें तो दोनों की बॉन्ड लेंथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है O3 मॉलिक्यूल में वो क्या है, लगभग सेम ही है, 128 पिकोमीटर। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है।
चलिए आगे एक और एग्जांपल है जहां पर हमें कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड oxygen atom is inadequate to represent the molecule accurately as it represent unequal bond। ठीक है, तो जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है based on 2 single bond and 1 double bond between carbon and oxygen atom in inadequate to the molecule accurately to represent the molecule inadequate to represent the molecule accurately as it represent unequal bonds, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, unequal bond दिखा रहा है। बट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग की, तो ऑल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन CO3 2 नेगेटिव आर इक्विवेलेंट। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो सारे बॉन्ड क्या थे, बराबर थे, ठीक है, इक्विवेलेंट थे, एक दूसरे के बराबर थे। जबकि वैसे हम देख रहे थे तो क्या आ रहा था, वो अनइक्वल आ रहे थे ना, यहाँ पर अनइक्वल आ रहे थे। देयरफॉर द carbonate ion is best described as resonance hybrid of canonical forms first, second and third shown below। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इनके दिखाए गए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये बेस्ट डिस्क्राइब्स को करता। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो स्ट्रक्चर है कैसा, ये डबल बॉन्ड गया यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड आया यहाँ पर, ये वाला आएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड गया यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट्स ऑन रेजोनेंस। अब रेजोनेंस पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा समझते हैं। पहला है resonance stabilizes the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। resonance क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, stabilizes the molecule, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है as the energy of the resonance hybrid is less, क्योंकि resonance hybrid की जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है than the energy of any single canonical structure। तो किसी भी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। अगला, रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल। तो ये क्या करता है, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेजेस करता है एज अ होल। Thus, the energy of O3 resonance hybrid is lower than either of the two canonical form। इसीलिए जो O3 का हाइब्रिड वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है दोनों बाकी दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स में। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों अगर जो आप पॉइंट्स को देखें तो लगभग दोनों पॉइंट क्या है, कई हद तक इन पॉइंट्स में क्या है, सिमिलैरिटी भी है। चलिए तो पॉइंट्स भी आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉन्ड की पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। When covalent bond is formed between two similar atom, तो जब दो सिमिलर एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि बात करें H2 है, O2 है, Cl2 है, और भी एग्जांपल्स हैं। The shared pair of electron is equally attracted by the two atoms। As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei। यानी कि अगर हमारे पास दो सिमिलर, चलिए तो अगर हमारे पास दो सिमिलर एटम्स हैं, जैसे कि O2 है, Cl2 है, ठीक है, या H2 है, तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों पर क्या होंगे, इक्वली अट्रैक्टेड होंगे, जिससे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्या होगा, बीच में सिचुएटेड होगा। ठीक है, बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो दोनों आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच में होगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने बात की Cl बॉन्ड की, है ना, यह है Cl और यह है Cl। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, है ना, देखो यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है पोलैरिटी का, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों क्या है, ये इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, यहाँ पर इसके पास भी कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन
शेयर करेंगे, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से Cl कोवेलेंट बॉन्ड Cl एक बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर आप देखो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मान लेते हैं Cl क्या है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि होता भी है ना, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन Cl दोनों ही Cl बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ पर रहेगी, इनके बीच में ही रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये लेफ्ट वाले Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या राइट वाले Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि देखो, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है ए और एक स्टूडेंट है बी। अब यहाँ पर बीच में रखी हुई है एक चॉकलेट। अब इस चॉकलेट को ए वाला भी खींच रहा है और बी वाला भी खींच रहा है ना, दोनों खींच रहे हैं चॉकलेट को, क्योंकि दोनों चाहते हैं ये जो चॉकलेट है ये हमको मिल जाए, ठीक है। लेकिन ए के पास जो जितनी पावर है चॉकलेट को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, मान लीजिए ए के पास पावर जो है वो है पी, है ना, पी पावर है ए के पास, लेकिन बी के पास भी पी पावर है, दोनों के पास बराबर पावर है, तो दोनों इसे खींचना चाहेंगे तो चॉकलेट क्या इधर उधर जाएगी, नहीं जाएगी, है ना, बीच में ही रहेगी, क्योंकि दोनों के पास बराबर पावर है। अच्छा हाँ, मान लेते हैं अगर ए के पास ज्यादा, मान लो ए के पास अगर ज्यादा पावर है तो ए की तरफ चॉकलेट ज्यादा आएगी, है ना, चॉकलेट की ए के सबसे पास चॉकलेट होगी, बी के थोड़ा दूर होगी, क्योंकि बी के पास कम पावर है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी दोनों के पास ही क्या है, इक्वल पावर है, तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट शेयर हो रही है ना, तो ये कहाँ पर रहेगी, बीच में ही रहेगी, ना तो ए के पास जाएगी ना तो बी के पास जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास बराबर पावर है। वैसे ही जैसे हमने बात की कि जो हमारे पास सिमिलर एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो क्या है सिमिलर है, जैसे Cl है, H2 है, O2 है, तो यहाँ पर इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है या ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पर रहेगा, बीच में ही रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड कॉन्ट्रेरी टू दिस इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HF। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हेट्रोमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स की, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि HF है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम गेट डिस्प्लेड मोर टूवर्ड्स फ्लोरीन सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज फार ग्रेटर देन द that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond formed in is called non-polar covalent bond. तो चलो, अच्छा यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया जितना हमने Cl के बारे में बात की। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं HF की, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया गया है HF के बारे में, ये है HF। तो मान लो H और F के बीच में बॉन्ड है, तो कैसा रहेगा, क्या ये बॉन्ड भी Cl बॉन्ड की तरह रहेगा, बीच में ही रहेगा क्या बॉन्ड, क्या ऐसा होगा HF के जो HF है उसका बॉन्ड। अब देख ये जो HF है अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से तो काफी ज्यादा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो कौन है, वो फ्लोरीन ही है, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से अगर हम कहें H और F दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, जब हमने कह दिया कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा पावरफुल भी तो फ्लोरीन ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, मान लो ये कोई A है, ये कौन है A और ये है B। अब हम कह रहे हैं ये जो A है ये क्या है, ज्यादा पावरफुल है ना, ज्यादा पावरफुल है, और ये बी देखो इतना कमजोर सा है, और यहाँ पर अब चॉकलेट रखी गई है और ये दोनों ए और बी इस चॉकलेट को खींच रहे हैं, कौन अपनी तरफ खींच पाएगा, ए जो है काफी ताकतवर लग रहा है, काफी ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, चॉकलेट को अपने पास ज्यादा खींच पाएगा, है ना, चॉकलेट जो है इसकी तरफ शिफ्ट होगी धीरे धीरे करके, और बेचारा बी जो है वो चॉकलेट को नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है।
तो वैसे ही जब हम H और F की बात करते हैं तो F जो है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना H और F के बीच में, ये बॉन्ड बना कैसे, दो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन H का था, एक इलेक्ट्रॉन F का था, ठीक है, दोनों से मिलकर के एक बॉन्ड बना, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले ऐसी थी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन F क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या हो जाती है, ये थोड़ा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब फ्लोरीन की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगी, आप यहाँ पर इसे देख सकते हो, यहाँ पर देखते हैं इसको, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो H और F है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई, तो उससे क्या होगा, उससे इस फ्लोरीन के ऊपर क्रिएट होगा एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की तरफ क्रिएट होगा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फ्लोरीन की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से। अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जब ये पेयर शिफ्ट हुए हैं, तो इस पर क्रिएट होगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, या हम करें डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फ्लोरीन पर सॉरी और हाइड्रोजन पर क्रिएट होगा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो क्या शो करता है कि ये बॉन्ड कैसे है, पोलर है। ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया, है ना, क्योंकि ये एक तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो द रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, ये है PCB, यानी कि पोलर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि Cl के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था, वो था नॉन पोलर, है ना, वो नॉन पोलर नहीं था तो वो भी कोवेलेंट, लेकिन कैसा था, नॉन पोलर, ठीक है। क्लियर है इतना, आपको समझ में आया कि पोलैरिटी होती क्या है, और ये जो पोल है वो क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। किसको हम, इसको क्या कहते हैं, डाइपोल कहा जाता है, क्या कहेंगे हम, डाइपोल, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल वैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डाइपोल के बारे में, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्लियर हो गया इतना, पोलैरिटी के बारे में आप समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, इतना तो समझ में आ गया है कि पोलैरिटी क्या है, पोल कैसे क्रिएट, खैर हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। चलिए, as a resultant of polarization, the molecule possesses the dipole moment, which can be defined as the product of magnitude and of the charge and the distance between the center of positive and negative charge. It is usually designed by Greek letter mu. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डाइपोल होता क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू जो कि चार्ज है, इनटू डी जो कि डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया। मैथमेटिकली डाइपोल म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू आर, आर कहें या डी कहें, ठीक है। चलिए, तो 1D इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻³ cm सेंटीमीटर, चलिए cm। आगे बढ़ते हैं। फर्दर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बाय कन्वेंशन इट इज डेपिकेटेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर। तो इसको जो है कुछ इस तरीके से डेपिकेट किया जाता है। यहाँ पर वो रहेगा जो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है इतना, चलिए। नेगेटिव, बट इन केमिस्ट्री प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस्ड एरो। तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके का, ये जो क्रॉस्ड एरो है ना, ये ऐसा वाला। Put on Lewis structure of the molecule, the cross is on positive end and arrowhead is on negative end. एरो का हेड जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ होगा, और क्रॉस जो है, दिख रहा है आपको क्रॉस, बिल्कुल ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल द डाइपोल मोमेंट ऑफ HF मे बी रिप्रेजेंटेड एज, तो HF का डाइपोल मोमेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे हमने कहा है ना, ये H है और ये F है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो F की तरफ शिफ्ट हो गई। क्यों शिफ्ट हो गई, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह, जिससे कि यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, जो शो करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल की जो मूवमेंट है वो ऐसे होगी। एफ क्या है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एच जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको नोट कर लेना। चलिए, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। This arrow symbolizes the direction of shift on electron density in the molecule. अच्छा, ये जो एरो है ये क्या बताता है हमें? ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट होने की बात बता रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो ये डायपोल मूवमेंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन से अपोजिट होते हैं। इन केस of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moment of bond known as bond dipole, but also on the spatial arrangement of various bond in the molecule. In such case, the dipole moment of the molecule is the vector sum of the dipole moment of various bond. ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो डायपोल मूवमेंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, स्पेटियल अरेंजमेंट में भी डिपेंड होती है, ये हमें बताया जा रहा है। क्लियर? स्पेटियल अरेंजमेंट में भी डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए, जैसे कि नीचे आप एक एग्जाम्पल भी देख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। इन टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर example in BF3, the dipole moment is 0, although BF bond are oriented at an angle of 120 at one another. The 3 bond movement give a net sum of 0 as the resultant of any 2 is equal and opposite to the third. ठीक है, जैसे BF3 है, ठीक है, तो ऐसे देखने में लगेगा कि इसमें जो है डाइपोल होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका जो नेट है डाइपोल मूवमेंट वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, चलिए, लेट अस स्टडी एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ NH3 एंड NF3। तो NH3 और NF3 का एक इंटरेस्टिंग केस हमें पढ़ना है, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिड शेप विद अ लोन पेयर। दोनों मॉलिक्यूल का पिरामिड शेप है और उनके पास क्या है, लोन पेयर है। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज, आप देख सकते हो NH3 का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 इज ग्रेटर देन ऑफ दैट ऑफ NF3। NF3 से ज्यादा है, जो कि 0.8 इंटू 10⁻30। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल due to lone pair is the same direction as the resultant dipole moment of NH bond। क्योंकि NH3 का जो है ऑर्बिटल डाइपोल जो है लोन पेयर की वजह से सेम है NH बॉन्ड की डाइपोल की तरह। ठीक है, जबकि NF3 है जो डाइपोल ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द, अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो अपोजिट है किसके, रिजल्टेंट डाइपोल के, इसीलिए तीनों किसके, तीनों NF3 बॉन्ड के। The orbital dipole, because of lone pair, decreases the effect of resultant NF bond movements, which result in low dipole moment of NF3 as represented below। जिससे क्या होता है, NF3 का जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि हम देख भी रहे थे, NH3 का ज्यादा है और NF3 का क्या है, कम है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो डाइपोल की मूवमेंट, ये देखो ऊपर को जा रहा है, ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को, और यहाँ से भी ये क्या जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो नेट डाइपोल जो है वो ऊपर को लग रहा है। जबकि यहाँ से देखो कुछ डाइपोल कुछ नीचे को आ रहा है ना, और कुछ ऊपर को जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कई बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बना करके आप कर सकते हो इसे आसानी से। ठीक है, चलिए, इतना नोट कर लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसका ज्यादा है डाइपोल, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है। ठीक है, चलिए, एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं, जिस ट्रिक से आप आसानी से कोई भी कोई भी डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। है ना, किसी का भी डाइपोल मोमेंट है आपको पता चल जाएगा
कौन सा पोलर है कौन सा पोलर नहीं है। तो ट्रिक क्या है, ये देखो, अगर पोलर है, ये तो आप देख करके भी बता सकते हो, अगर पोलर है, अगर सॉरी, अगर कहीं पर भी आपको दिखाई देती है एक लोन पेयर, तो वो क्या होगा, पोलर। लेकिन ये तो था पहला पॉइंट, ये था पहला पॉइंट। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहां पर ऑल टर्मिनल, जो टर्मिनल वाले हैं, टर्मिनल समझते हैं सब बच्चे, ये हो गया मिडल में, जैसे एन है तो मिडल में है ना, सेंट्रल में है, और बाकी जो ये एच है ये कहाँ है, टर्मिनल पर है। ठीक है, ऑल टर्मिनल आर सेम, देन अगर सारे टर्मिनल सेम है तब क्या होगा, तब अगर जीरो लोन पेयर है तो होगा नॉन पोलर। ठीक है, और अगर एक लोन पेयर है तो होगा पोलर, और अगर दो लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d2 और sp3d3, तो होंगे इन दोनों केसेस में, तो क्या होंगे, इन दोनों केस में होंगे नॉन पोलर। और इसके अलावा अगर कोई और केस है, देखो इन दोनों केस में तो होंगे नॉन पोलर, लेकिन एनी अदर केस तब क्या होंगे, तब होंगे ये पोलर। इसके अलावा अगर तीन लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d तो होगा नॉन पोलर, और एनी अदर केस है अगर, एनी अदर केस तब होगा ये पोलर। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप बता सकते हो जितने भी हमारे पास जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। तो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास CF4 PCl5 XeF6, ठीक है, फिर ये तीन क्वेश्चन कीजिए। इन तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। एक और कर लो, XeF4, XeF4। चलो, तो साथ साथ आप ट्रिक भी देखते रहो, और ट्रिक देख करके, ये जो ट्रिक हमने पढ़ी है इसे देख करके आपको बताना है कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, चलिए, तो देखो आप आसानी से बता सकते हो, जहां पर एक लोन पेयर है वो पोलर है, जहां पे सारे टर्मिनल क्या है, सेम है। और अगर जीरो लोन पेयर है, जैसे यहाँ पर सारे टर्मिनल सेम है और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये होगा नॉन पोलर, ये भी होगा नॉन पोलर। ठीक है, XeF4 की अगर हम बात करें तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d2, दो लोन पेयर हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा बच्चों नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, तो होंगे ये नॉन पोलर। अगर यहाँ पर sp3 या sp3d2 या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो क्या होते ये, तो होते ये पोलर। ठीक है, XeF6 की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर भी है ही, ठीक है, और एक लोन पेयर है तो ये सिंपली क्या हो गया, पोलर हो गया। ठीक है, चलिए, लोन पेयर का सबको पता है, लोन पेयर हम कैसे निकालते हैं, जैसे XE है ना, इसके आउटर शेल में 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 तो F ने घेरे हो, 1F 2F 3F 4F 5F और 6F, तो एक क्या बच गया, लोन पेयर। ठीक है,
तो एक लोन पेयर का तो हमने पढ़ा ही है, सबसे पहला वाला पॉइंट, एक लोन पेयर है तो पोलर होगा। तो ऐसे ही आप किसी बता सकते हो कि कौन सा हमारे पास पोलर है और कौन सा हमारे पास नॉन पोलर है। क्लियर है इतना? चलिए, जैसे NH3 या NF3 को आप बता सकते हो आसानी से, एक लोन पेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, एक लोन पेयर से आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, दोनों पोलर है, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक लोन पेयर है तो पोलर, अगर सारे टर्मिनल सेम है, ठीक है, और सारे टर्मिनल अगर सेम है तो अगर उसमें 0 लोन पेयर है तो नॉन पोलर होगा, एक लोन पेयर है तो पोलर होगा, 2 लोन पेयर, देखो एक लोन पेयर किसी भी केस में हो, ये आप एक लोन पेयर वाला केस देखो, एक लोन पेयर किसी भी केस में हो वो हमेशा क्या होगा, पोलर होगा। एक लोन पेयर जिसमें भी, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर वाला हमेशा क्या होगा, चाहे टर्मिनल सेम हो या डिफरेंट हो, वो हमेशा ही कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। फिर बात आती है दो लोन पेयर की, अगर सारे टर्मिनल सेम है और 2 लोन पेयर हैं तो तब क्या होगा, तब होगा, अगर तब हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, अगर sp3d2 या d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नॉन पोलर होगा, उसके अलावा अगर कोई केस है तो होगा पोलर, ठीक है, एनी अदर केस तब क्या होगा, ये होगा पोलर। वहीं अगर 3 लोन पेयर हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो होगा नॉन पोलर, और इसके अलावा कोई भी केस है तो होगा पोलर, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं, बाकी आप एनसीईआरटी से और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये जो रूल्स हैं या ट्रिक हम कह सकते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेजान्स रूल। अब फेजान्स रूल क्या है, जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सेम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, जैसे सारे कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, सेम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है, द आयनिक बॉन्ड ऑल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक बॉन्ड में भी क्या होता है, एक पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड वाज डिस्कस्ड बाय फेजान्स रूल। तो इनको ये जो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक बॉन्ड का, इसको डिस्कस किया था फेजान्स रूल्स के, ठीक है, जो फेजान्स रूल के द्वारा डिस्कस किया गया था। चलिए, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कोवेलेंट चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन। चलिए इसको रीड करते हैं। द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। अगर कैटायन का साइज बड़ा है, ठीक है, कैटायन हमें पता है ना जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और एनायन का साइज अगर क्या है, देखो कैटायन का साइज अगर स्मॉलर है, सॉरी, कैटायन का साइज क्या है, स्मॉलर है, और एनायन का साइज क्या है, लार्जर है, तो ग्रेटर द कोवेलेंट चार्ज ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके साइज पर भी डिपेंड कर रहा है, कैटायन छोटे होने चाहिए, एनायन अगर बड़े हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, अच्छा, कैटायन और एनायन में कंफ्यूज नहीं होना है, कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज और एनायन जो जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, या एनायन को हम कहते हैं अ नेगेटिव आयन, ठीक है। चलिए अगला है, द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड का। फॉर कैटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर कैटायंस में जो है सेम साइज है सेम चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे। चलिए, typical of transition metal is more polarizing than the one with a noble gas configuration। तो टिपिकल जो ट्रांजिशन मेटल है वो ज्यादा पोलराइजिंग है नोबल गैसेस से, ठीक है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होती है, एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस। तो बच्चों, फेजान्स रूल को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, और वहां पर हम वेस्पर थ्योरी, VSEPR, VBT थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।